दिल्ली में एक तीसरा इंजन भी। ये हमें जहन में रखना चाहिए कि सबसे वर्स्ट कौन है और हेट कौन फैला रहा है। फेल मार गई केजरीवाल की सरकार। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा रातों को ही जागता है, इसलिए हमने ये आपको पूरी कवरेज ही रात को दिखाई है। क्या ही है डबल इंजन दोहरी लूट है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस दैट स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर अ रीजन, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। और आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आ गए। जेएनयू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई के लिए देश में सबसे अव्वल। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर हर सरकार की पॉलिसी का पोस्टमार्टम होता है। तो आइए समझते हैं कि जेएनयू के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के क्या मायने हैं और यहाँ के छात्र उसे कैसे देख रहे हैं। जेएनयू में घूमते हुए हमें यहाँ के प्रेसिडेंट धनंजय मिल गए। धनंजय, क्या मायने हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के धनंजय के लिए, जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट के लिए? देखिए, हमारे लिए पहले तो बहुत शुक्रिया जेएनयू में आने के लिए, हमसे राय लेने के लिए कि जेएनयू बतौर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे फंड्स खत्म कर रही है, हम पर अलग अलग तरीके से हमला कर रही है। तो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और जिस तरह का रवैया है, उसको हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में आए। ठीक है, आप समझ जाइए किसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में दिल्ली में आए। ना तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल है वही हाल और भी यूनिवर्सिटी का होगा। और दूसरी तरफ बात है कि हमारे सवाल हैं, बिल्कुल जो मौजूदा सरकार है उससे कई सवाल हैं। शिक्षा को लेकर सवाल है, एयूटी में फीस बढ़ रहा है उसको लेकर सवाल है, स्कूलों को लेकर सवाल है, इन सारी चीजों को लेकर सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि सवाल हमारा है, सवाल इस सरकार से है जो मौजूदा दिल्ली की सरकार है। और जिस जिस तरह से हम जुड़े हुए हैं, चाहे हम वर्कर्स के बीच में जा रहे हैं तो वहां उस मोहल्ले में पानी अगर नहीं आ रहा है तो सवाल तो जायज है। और बगल में आप देख लीजिए कुसुमपुर पहाड़ी है, जहाँ पे ना जाने कितने सालों से वहां पानी ही नहीं आ रहा है। वहां पानी अगर उसके 200 मीटर पहले के स्कूल है चिन्मया स्कूल, वहीं तक आके रुक जाता है और बस्ती में पानी जाता ही नहीं। तो क्या दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या लोग? दिल्ली किसकी है? दिल्ली सिर्फ बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों की तो नहीं है। दिल्ली सबकी दिल्ली है। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं कमाने खाने, उनकी भी उतनी ही दिल्ली है जितना यहाँ बंगलों में रहने वाले लोग हैं। तो इस सरकार को सबके लिए जो मिनिमम चीजें हैं उसको मुहैया करवाना पड़ेगा। बिजली, पानी, सड़क, इन सारे सवालों पर, जो पानी बरसता है और चीजें डूब जाती हैं, इन सारी चीजों पे हमें हमारा सवाल है। मैं फिर भी अगर आपसे ये पूछूं कि अब जो 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इसमें अगर धनंजय को एक चुनना हो, सीपीआई-एमएल तो अब बिल्कुल अलग है, तो अब जब इंडिया ब्लॉक की 2 पार्टियां अलग अलग दिल्ली में लड़ रही है तो धनंजय का हम एक एंटी बीजेपी खेमे में हैं। ठीक है, जब बंगाल में हम चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हो रहा था, उस समय भी 3 अलग अलग खेमे थे। तो हमारा वहां स्टैंड बहुत क्लियर था कि नो वोट फॉर बीजेपी हमने कैंपेन चलाया था। हमारा बहुत साफ है कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, नफरत फैलाएंगे, भैया हमको बख्शिए उनसे, हमको वो नहीं चाहिए। और इसी के लिए हम दिल्ली में भी कि जो बीजेपी को हराएगी आप जाके उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए, हमारा यही कहना है। कि लगातार लगभग हर 6 महीने पे कोई ना कोई ऐसी मारपीट हुई, जिसके बाद आप लोग वसंत कुंज पुलिस थाने तक आप लोग मार्च करते हुए गए, एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, कई तरीके से मतलब ऐसे हमले हुए। तो एक निराशा तो उस असुरक्षा को लेके भी होगी, जो जिसका मतलब सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारियां यहाँ केंद्र सरकार के अंदर आती है दिल्ली पुलिस। हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए कि आप केंद्रीय सरकार है या जो केंद्र से जो चला रही है वही चलाती है दिल्ली जेएनयू को। आप हमारे खिलाफ फिल्में बनाते हैं, आप फिल्मों में कहते हैं कि जेएनयू के छात्र सड़क पर घूमे तो उनको गोली मार दो, यही कहते हैं ना फिल्मों में। जो यहाँ लोग इतने गरीब घर से आए हैं पढ़ने के लिए, गरीब गुर्बत देख कर आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सस्ती दर पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन छात्रों को चाहते हैं कि मार दो। तो वही है कि एक असुरक्षा आपको ऊपर से बना के दिया जा रहा है, आपको माहौल बनाया जा रहा है आपके खिलाफ, और उसका पूरा का पूरा मतलब कह लीजिए कि कनेक्शन बन जाता है देश की सरकार, दिल्ली पुलिस, यहाँ का प्रशासन, और पूरे मिलके हम चाहते हैं कि डराना, और हम हैं कि पिसते रहे। हम जो लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो क्रिटिक करते हैं, तो उनको लगता है यही बात उनको चुभता है और चाहते हैं कि हमें दबा दे, हमें चुप करा दे। और इसी तरह से मारपीट के जरिए आप जाइए 5 जनवरी को लोग घुस जाते हैं कैंपस में, मारपीट करते हैं। अलग अलग समय में एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संगठन है वो मारपीट करता है छात्रों के साथ, कॉमन छात्रों को मारता है। ये सब
कर रहे हैं और सुरक्षा है, तो हम तो डिमांड करते हैं कि हमें सुरक्षा मतलब मुहैया हो, मतलब इसके प्रति ध्यान दिया जाए। अच्छा धनंजय, आप लेफ्ट की राजनीति करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो चीज दिखती है वो सादगी है। हमने देखा है कि आपके पार्टी के जो सांसद भी हैं वो जब दिल्ली आते हैं तो बसों में चढ़ के कहीं जाते हैं या फिर ऑटो करके कहीं जाते हैं। तो ऐसे में जब आप देखते हैं, आप काफी चर्चा में आपने देखा होगा शीश महल नाम से चीजें बाहर आ रही हैं, तो वो जो लेविश लाइफ एक दिखती है तो उसको देख के कितनी निराशा होती है एज ए लेफ्ट वर्कर, एक कार्यकर्ता या फिर एज ए स्टूडेंट, जैसे भी एक प्रतिनिधि आप भी जीत कर आए हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जीत के आए, वो कहीं और बड़ी जगह पे जीत के आए। बिल्कुल, देखिए ये डेमोक्रेसी में आप देखिए कि जनता से अगर आपको डर नहीं रहेगा तो बहुत आसानी से हर जगह जा सकते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज होना चाहिए, जो आप इतनी उससे बात किए कि लेफ्ट के लोग इतनी सादगी, ये तो नॉर्मल होना चाहिए था राजनीति के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये कितना वो है, तो खत्म किया जा रहा है। और वही लोग हैं कि जो आज प्रधानमंत्री का आवास आप देख लीजिए या सेंट्रल विस्टा देख लीजिए या फिर आप जो भी वो शीश महल देख लीजिए, जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितना 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 का दाम है। तो बीजेपी के ही उससे चैनल से मैं सुनते रहता हूँ कि इतने का पर्दा है, इतने का टाइल्स है, इतने का फलना है। हम तो नहीं न गए हैं, देखे नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि वो सत्ता क्या भ्रष्टाचार में मतलब है, दोषी है। सवाल ये होना चाहिए क्या कि वो सत्ता बिजली पानी सड़क मुहैया करवाने में असक्षम रही है, शिक्षा पहुंचाने में असक्षम रही है। सवाल ये होना चाहिए, हमारा सवाल पॉलिसी लेवल का है। हम किसी का कपड़ा देखकर जज करने वाले प्रधानमंत्री की तरह लोग नहीं हैं। लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास हमेशा एक्सक्यूज होता है कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे मंत्री जेल में हैं, इस वजह से हमें दिक्कतें आ रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक ये भावना गई है कि ये एक्सक्यूज आप अगले 4-5 साल और दे सकते हैं। तो उनको चाहिए एक ऐसी सरकार जिसको सेंटर का बैकअप प्राप्त हो। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर वो इस तरीके से देखने लगे हैं कि डेवलपमेंट के लिए वो बेहतर होगा कि सेंटर और स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये तो बहुत ही खराब नैरेटिव ही ओवरऑल दिया जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बहुत डेवलपमेंट होगा। अब यूपी में भी डबल इंजन की ही सरकार है। अभी कुंभ में जिस प्रकार से घटनाएं घटी है तो क्या ही हो रहा है। अगर बिहार में हम देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, वहां भी डबल इंजन की ही सरकार है। अलग अलग जगह आप देखेंगे, मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात से लेकर तमाम जगह ऐसी है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों सेम मिनिस्टर है, बट उसका कोई बहुत ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट पे कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात आप देखिए तमिलनाडु राज्य को अगर किसी भी सूचकांक पे आप निकालेंगे तो वो उत्तर प्रदेश से तो बेहतर स्थिति में ही है। केरला को निकाल लीजिए, वहां भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कोई सेम नहीं है, अभी से नहीं बहुत पुराने समय से सेम नहीं है। किसी भी सूचकांक पे आप निकालेंगे तो बेहतर ही आपको पैरामीटर पे नजर आएगा। तो ये तो ओवरऑल एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि जहां सेंटर और स्टेट होगा तो ओवरऑल एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप होगा कि जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी एक्सक्यूज दे रही है कि उसको सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, एक हद तक हम इसको मान ही सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पावर्स का इस्तेमाल करके सीबीआई ईडी जैसी तमाम ताकतों का इस्तेमाल करके भाजपा, ऐसा नहीं केवल वो दिल्ली में कर रही है, अलग अलग राज्यों में जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन को जिस तरीके से डिस्प्लेस करके वहां पे सरकार को हटाने की कोशिश की गई। बिहार में भी जब से लगातार एक कोशिश चलती ही आती रहती है। अलग अलग राज्यों में भी ये हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे पूरी की पूरी सरकार ही बदल दी गई। तो ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं हो रही है, और उसके बावजूद जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी केवल उसी के कारण काम नहीं कर पा रही है। जो उनकी अपनी एक नीति है काम करने की, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। एक चीज हमने देखा है कि जेएनयू वो यूनिवर्सिटी है जो हर किसी की पॉलिसी का पोस्टमार्टम करता है। ऐसा नहीं कि किसी को बाई दे देता है कि नहीं भाई तुम्हारा इतना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि जब जहांगीरपुरी में जो है डिमोलिश किया जा रहा था, और उस वक्त मैं यहीं पे पढ़ रहा था, मास्टर्स में पढ़ रहा था, तो जब डिमोलिशन शुरू हुआ तो वहां पे कौन लोग थे जो डिमोलिशन को रोकने के लिए पहुंचे? केवल आपको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दिखाई देंगे। और आम आदमी पार्टी के 70 में 67 विधायक थे, कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। और जब मीडिया उनके पास पहुंची फुटेज लेने के लिए, तो सबके जवान पे यही एक ही बात था कि ये सब रोहिंग्या हैं और जिनको भाजपा के लोगों ने ही बसाया है। चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो राघव चड्डा हो, जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग थे। और जो ये बहुत स्कूल की अपनी एक बात करते हैं कि हमने स्कूल को बहुत बेहतर बना दिया है, उसका भी यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आप जाके देखेंगे 11th 12th ऊपर तो लैब की क्या हालत है। जेएनयू अपने प्रभावी जेंडर रेशियो के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में अगर
उनकी बात सामने ना आए तो फिर थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि देर रात को लड़कियां पीएसआर भी जाती हैं, कहीं भी घूमती हैं, लेकिन बीते 3-4 सालों में स्थिति काफी बदली। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जो कोई बाहर से आके किसी ने कुछ कर दिया या कुछ हो गया। अटेम्प्ट टू रेप जैसी घटनाएं भी जेएनयू में हुई और बाहर के लोगों ने आके किया। तो क्या स्थिति बदली है, थोड़ा बताएंगी कि पहले का जेएनयू और अब जब आप यहाँ आई हैं और जो आप सुनते रही हैं, कुछ ऐसा बदलता दिखा आपको? जी मैं तो अभी पिछले साल आई हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, दिल्ली में सड़कों पे आप 12 बजे के बाद या फिर 12 क्या 9 बजे के बाद आप नहीं चल सकते, लेकिन इधर अभी भी ऐसा माहौल है कि आप रात को 3 बजे 2 बजे भी आपको अकेले कहीं जाना है, आप जा सकते हैं। हाँ, कुछ तो रिग्रेसिव फोर्सेस आई हैं कैंपसेस पे, जो जिसके लिए ऐसी घटनाएं हो रही है, जो बहुत दुखद की बात है। और उसी रिग्रेसिव फोर्सेस से हमें लड़ना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे नारे लगाएंगे, लेकिन ग्राउंड में उनके अपने खुद के नेता जो इतने रिग्रेसिव थॉट्स रखते हैं, अभी भी आज के समय में इतना बैकवर्ड थॉट्स रखते हैं, उनको ऐसे टिकट मिल रहा है, तो उनके पॉलिटिक्स को ही दर्शाता है कि क्या सोच है उन लोगों की। जो भी हेटफुल है या फिर जो भी एंटी फेमिनिस्ट है, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। बाकी दो विकल्पों में मैं चुनाव करूंगी जब भी करूंगी। मतलब बाकी दो में आप एक देख सकती हैं, लेकिन एक को लेके स्टैंड क्लियर है कि इसका तो नहीं। जब आप इतने इम्पोर्टेंट, जब आप किसी पद के लिए खड़े हो रहे हो और आप खुलेआम इन सारी बातों को कह रहे हो, तो कोई भी तार्किक मनुष्य या तार्किक व्यक्ति के, या कोई भी पढ़ा लिखा, या पढ़ा लिखा नहीं, आप तार्किक ऐसे भी हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्शन होना चाहिए। आप मतलब आप ऐसे सोच रही हैं कि अभी जो जनता के पास जो ऑप्शंस हैं, वो ऐसा है कि वर्स्ट बैड वाला आ चुका है, ऐसे देखती हैं? जी बिल्कुल, ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें हमको इतना वर्स्ट पोजीशन है, फिर भी ये हमें जहन में रखना चाहिए कि सबसे वर्स्ट कौन है और हेट कौन फैला रहा है, बुलडोजर जस्टिस कौन फैला रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें वोट करनी चाहिए, क्योंकि चलिए ठीक है, 2-3 डेवलपमेंट के पॉइंट्स पे ऑफ कोर्स हम उस पे नुआंसेस है, उसमें हम डिबेट बहुत कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो हेट की राजनीति चल रही है, उससे हम क्या है डिकेड्स पीछे जा रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है क्राइसिस यही है कि ये हेट की राजनीति को खत्म करना चाहिए, और ये वर्स्ट में भी सबसे जो वर्स्ट है, जो हेट्रेड फैला रहे हैं, उनको ना लाएं, उनको एलिमिनेट किया जाए। एक चीज को लेके बहुत शिकायत रहती है लोगों में कि जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर सरकार की पॉलिसी का पोस्टमार्टम करते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कुछ भी पसंद नहीं आता। तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है ना। अगर हम सवाल करना बंद कर देंगे कि कोई भी सरकार कुछ भी कर रही, सवाल करना तो सबसे बेसिक है। मैंने पहले भी बार मैं यही कह रही हूँ, सवाल करना ही तो बेसिक है। सुधार की गुंजाइश कहाँ होती है? जब हम खुद को वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, बार रिट्रोस्पेक्शन करते हैं, जानते हैं, आकलन करते हैं अपना, तो आकलन आप कैसे करते हैं? जनता का क्या काम है? सवाल पूछना कि आपने जो ये चीजों का वादा किया है, उसमें से हमारी कितनी मांगे पूरी हुई हैं, क्योंकि वोट इसी की राजनीति होती है। तो सवाल तो पूछते ही रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार। और ये डेमोक्रेसी का एक सबसे, मतलब क्या कहूँ मैं, सबसे बेसिक चीज होती है, डिफाइनिंग फीचर मैं कह सकती हूँ। इस बार दिल्ली चुनाव को लेके आपको क्या माहौल दिख रहा है, और मतलब क्या मायने रखता है इस यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो यहाँ के वोटर हो या ना हो? क्योंकि जेएनयू को हम लोग हमेशा इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ जो भी नैरेटिव बनता है, वो बाहर कहीं ना कहीं चीजों को प्रभावित करता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजीव मिश्रा है और मैं जेएनयू में काउंसलर हूँ अभी। आप जैसे पूछे हैं कि क्या फर्क पड़ता है जेएनयू में, तो विशेष करके देखिए क्या है कि जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और उसके बनने के बाद यहाँ पे जेएनयू में तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि पानी का जो वो होता है, पानी न आना। मतलब आप 9 बजे उठ रहे हैं तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पानी खत्म हो जाता है। तो जेन्युइन समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें हम लोगों ने कई बार पत्र भी दिया, सब चीजें हुई, लेकिन उसका कोई मतलब उसकी प्रतिक्रिया हम लोगों को वापस नहीं मिली। वो सीधे तौर पे टलका दिया जाता है बात को। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फेल्योर सरकार है, फेल मार गई केजरीवाल की सरकार। आप बस एक मूवमेंट पूरे देश में बना रहे हो कि शिक्षा को हम लोगों ने ऐसे कर दिया, वो कर दिया,
तो शिक्षा पे आपकी यही स्थिति है कि कुछ एक दो मॉडल आप बना दिए हो और उसी मॉडल पे पूरा आप दिखा रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। जेन्युइन समस्या आज भी वही समस्या पड़ी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक की वो स्थिति है जो आप बस पूरे देश में आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हो कि हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल तारीफ करके गए थे। नहीं तारीफ करके जाने का मतलब आप एक दिखा दोगे। अब आप मान लीजिए जेएनयू आए और आप हम आपको जेएनयू का बेस्ट हॉस्टल आपको दिखा दिए तो आप तो यही तारीफ करके जाओगे ना कि जेएनयू का एक सबसे बहुत बेस्ट हॉस्टल जेएनयू में है। ऐसा थोड़े है कि आप जो खराब हॉस्टल है उसका भी निरीक्षण करिए तब आपको समझ में आएगा। तो एक मोहल्ला क्लिनिक को वो यूएन के आए उनको दिखा दिए तो तारीफ करके जाएंगे। सिक्योरिटी का जो मामला है उसमें तो केजरीवाल इस चीज को खुद ही हाईलाइट करते हैं और दिल्ली को क्राइम कैपिटल बताते हुए केंद्र को इसके जिम्मेदार बता देते हैं। देखिए, अगर किसी को, यही तो बात है ना सर, अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमें बस एक मौका चाहिए होता है कि हम दूसरों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए। अगर आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्टेट को, आप अपने जो भी आपका कंसर्न प्रदेश है उसे सिक्योर बनाए। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे थोप नहीं सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला कि वो कहते हैं केंद्र सरकार के ऊपर आरोप, अपना जैसे अपना आरोप सिद्ध न हो इसलिए वो केंद्र सरकार के ऊपर थोप देते हैं। मैं एक सीधे शब्द में बता रहा हूं आपको कि अगर नीयत अच्छी हो ना, काम करने की नीयत अच्छी हो तो संगठन मायने नहीं रखता है, दल मायने नहीं रखता है। अगर सरकार नहीं भी रहती है उसके बाद भी कई ऐसे विधायक, आपको उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश में अपने दे दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है, रुद्रपुर विधानसभा, जहां से अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के चुनाव जीतते थे, हार गए, लेकिन वो 5 साल 2012 से 2017 के टर्म में वो विधायक रहे और उस दौरान मतलब प्रदेश में या केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। उसके बाद भी उनकी नीयत साफ थी, तो इस वजह से वो काम कर लेंगे। तो जब नीयत आपकी सही रहेगी ना तो आप लड़ के अपनों के लिए काम कराएंगे। लेकिन जब नीयत में ही खोट है कि अरविंद केजरीवाल को ये है कि हमको किसी भी तरह वर्ड का नेता बनना है, उसके लिए दिल्ली की जनता भाड़ में जाए वो वाली सिचुएशन है। उनको किसी भी तरह नेता बनना है, नेता बनने के लिए वो कुछ भी सौदा कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा केंद्र में सरकार, मतलब एक आप कह रहे हैं कि सामंजस्य वो बना के नहीं रखना चाहते। देखिए एक बात, जब एमसीडी में बीजेपी थी तो बार बार मीडिया में ही ये आता था कि एमसीडी में बीजेपी है और केंद्र वहां राज्य में आम आदमी पार्टी है, इस वजह से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसलिए सरकार फेल्योर मार जा रही है, ये आता था विषय। दिल्ली की जनता ने क्या किया कि एमसीडी में बीजेपी को हरा के पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी बना दी और राज्य में भी बना दिया। उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। अब ये आप चाह रहे हैं कि केंद्र में भी आप ही रहे तो तीनों जगह आपका रहेगा तब आप करेंगे काम। इसका मतलब तो आप फेल्योर हैं। जब आप अब नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि जब आदमी काम नहीं कर पाता है तो दूसरे के ऊपर थोपना बहुत आसान है। अभी मैं यहीं पे कुछ छात्रों से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं कि सेंटर का बैकअप आपको मिले तभी आप बेहतर कर पाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया तमिलनाडु का, केरला का, जहां पे कम से कम मूलभूत सुविधाओं की जो स्थिति है वो दिल्ली से कहीं बेहतर है। तो क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखती हैं कि जब स्टेट अगर करना चाहेगी तो वो कर लेगी, सामंजस्य बैठा? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे कि अभी मैंने विमेन सिक्योरिटी को हाईलाइट किया था, मैं मानती हूँ कि अगर विमेन सिक्योरिटी का कोई भी, मतलब आप मुझे बताइए कि विमेन सिक्योरिटी ये मुद्दा नहीं रखता कि किस ऑर्गेनाइजेशन से, ये डिपेंड नहीं करता इस बात पे। ये सबसे मतलब ये एक अपर लेवल का काम है जिसको किसी बाकी के दल से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल सेंट्रल को इसका रिस्पॉन्सिबल मानते तो हम बस ये कहते कि एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने इसके लिए क्या किया, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा काम किया और सेंट्रल गवर्नमेंट पास गए और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम विमेन सिक्योरिटी पे काम नहीं करेंगे। एज ए चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का तो मतलब सुरक्षा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे आप इस पे जो बोल रहे हैं, गुजरात में प्राइम मिनिस्टर जो अभी नरेंद्र मोदी हैं वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात में। उन्होंने गुजरात को भव्य बना के एक मॉडल प्रेजेंट करके देश में राजनीति किया है कि भाई एक देखिए क्या है कि जब हमको एक अवसर मिला, मान लीजिए हम लोग काउंसलर हैं, हमको एक अवसर मिला, हम अपने सेंटर में अच्छा काम करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक हम प्रपोजल अपना रखेंगे ना, हमारे पास आधार क्या है। जब हम राजनीति का पहला जो चरण होता है कि अपना गांव अपना क्षेत्र, जब अपना गांव अपना क्षेत्र हम संभाल लेंगे तब आगे की हम पॉलिटिक्स कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने गांव में ही, अपने क्षेत्र में ही फेल मार गए हैं। अच्छा, एक नैरेटिव इसके बाद फिर ये भी बना कि जनता को ये एक्सक्यूज पसंद नहीं आ रहे। जनता ये कह रही है कि फिर 4 साल बीजेपी की ही सरकार रहेगी, अगर फिर आपको जिताया तो फिर वो एक्सक्यूजेज आप 4 साल दे सकते हैं। तो अब एक जो चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ठीक है तो फिर हम एक ऐसा सरकार चुन के देखते हैं
जिसको सेंटर का बैकअप प्राप्त हो, मतलब कि बीजेपी स्टेट में भी, बीजेपी केंद्र में भी। बिल्कुल, देखिए इसके पक्ष में मैं इसलिए हूँ, मतलब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी वहां भी है और केंद्र में भी है, तो जब दोनों जगह सरकार रहती है तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब दोनों जगह सरकार न होने का सबसे बड़ा दुख जो झेलता है वो आम आदमी झेलता है। एज अ सिटीजन आप बोल रहे हैं या फिर आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा ही करना नहीं नहीं, एज अ सिटीजन मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी राय किसी के ऊपर थोप सकता हूँ। तो ये जैसे आयुष्मान कार्ड एक छोटा सा उदाहरण है, पूरे देश में लागू हो गया, संपूर्ण देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली की जनता आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं उठा पा रही है। तो इसमें केंद्र सरकार की दोष है कि प्रदेश गवर्नमेंट का दोष है? प्रदेश गवर्नमेंट का दोष है कि भाई अन्य जगह तो लागू हो जाए, एनविन जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर भी लागू हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो इसमें इनका फेल्योर माना जाएगा ना भाई। केंद्र सरकार कोई निर्णय ले रही है और जनता के हित में जब वो निर्णय है तो इसको तो आप मानना पड़ेगा आपको। लेकिन उनको क्या है, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि उनको बेसिकली बस उनको ये करना है कि हम किसी भी तरह स्थापित रहे, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए जनता, हमारी सत्ता स्थापित हो। अरविंद केजरीवाल के जो मुख्य लोग थे उनको छोड़ के आज जा चुके हैं। अब जैसे एक आप ही के न्यूज पे मैंने पढ़ा था, मतलब देखा था मैंने कि आप बताए थे कि जो ये क्या नाम है, रोड पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल अपने पिछले चुनाव में वादा किए थे कि उन बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे 2022 में। लेकिन अब ये वो बताएं कि वो मुफ्त शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनको प्रधानमंत्री ने मना किया? क्या उनको यहाँ का जो उपराज्यपाल है वो मना किए? ये जो बेसिक चीजें हैं ये किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य सरकार की। राज्य गवर्नमेंट इस पे काम करे। अब राज्य गवर्नमेंट की ये का नया दायित्व बनता है कि फलाने व्यक्ति का आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है, फलाने व्यक्ति का पहचान पत्र बना है कि नहीं, जिस बेस पे उसके परिवार को हम सुरक्षा दे सके, उसके परिवार को हम मुफ्त शिक्षा दे सकते, उसके परिवार को हम फ्री राशन दे सकते। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी राज्य गवर्नमेंट की होती है और राज्य गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है और निर्णय नहीं ले पा रही है। उसके बाद आरोप लगा दे रही है केंद्र गवर्नमेंट हमको मना कर रही है। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे एंटी फेमिनिन अगर कोई कुछ कमेंट करता है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, बिल्कुल एक बॉयकॉट वाली स्थिति हो जाती है उसके साथ। लेकिन जैसे बीजेपी के एक नेता है रमेश बिधूड़ी, उन्होंने एक कमेंट किया, ठीक है, कि मतलब जो कमेंट किया आपने सुना है? अच्छा, वो जो प्रियंका गांधी के ऊपर कमेंट किया, देखिए राजनीति में अगर वो लोग कमेंट कर रहे हैं इस पे भाई ठीक है कि वो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दूध के धोए हुए नहीं है कांग्रेस वाले। आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है, अगर उसका चिट्ठा खोला जाए ना तो पूरी रात बीत जाएगी। तो वो देखिए, अब जो समय ये आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें हैं, जैसा करोगे। गांव में एक कहावत होती है कि अगर गेहूं बोब तो जौ नहीं कटब, गेहूं कटे पड़ी। तो वही सिचुएशन हो गया है कांग्रेस की। भाई आप जब आप दिए हो अवसर तो आपको पलट के जवाब तो मिलेगा ना। तो पहले तो कांग्रेस ही ये सब स्टार्ट की थी, तो अब जब कर रहे हो तो अब अपने बेरी आई तो आप लोग को दर्द हो रहा है, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, जो लेकिन जैसे आपने ये कहा, जैसे मैंने कैंपस को इंट्रोड्यूस भी किया कि यहाँ ऐसे कमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे कमेंट्स नहीं। चूंकि देखिए हमारी परंपरा और हमारा जो सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो रही है, शुरू से ही मतलब मातृशक्ति को एक स्थान देने का काम किया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। तो जो सभ्यता, जो संस्कृति इस पक्ष में रहती है, उस सभ्यता संस्कृति को जेएनयू फॉलो करता है। उस सभ्यता और संस्कृति को जेएनयू फॉलो, ये भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार जेएनयू के ऊपर आरोप लगता है कि जेएनयू में कुछ आतंकवादी लोग पढ़ते हैं, ऐसे लोग पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अगर कुछ गलती कर देते हैं तो उससे पूरे समुदाय को गाली दे देना ये गलत है। मतलब अगर जेएनयू में कोई कुछ किया तो उससे आम जनमानस को गाली, यहाँ के आम छात्र को गाली दे देना, आम छात्र को गलत दृष्टि से, गलत निगाह से देखना, ये गलत है। इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। तो जो फेमिनिज्म की बात जेएनयू में उठती है, बिल्कुल जेएनयू में फेमिनिज्म का एकदम मतलब जो मतलब मातृशक्ति है, महिला शक्ति को बढ़ावा देने का काम हमारे, मतलब हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें हम लोग एक मिशन साहसी एक प्रोग्राम हम रखते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो हमारे यहाँ तो
सबको एकदम एक संभाव से देखा जाता है। तो जेएनयू में इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। इसके मतलब रमेश बिछुड़ी ने जो वो किया, प्रतिक्रिया दिया, उसके पक्ष में हम नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या है उसमें उन लोग से पूछिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उस कमेंट को जब पहली बार सुनती हैं तो एज अ विमेन सबसे पहले क्या देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि विमेन की सिक्योरिटी हो, जेंडर का इशू हो या विमेन की रिस्पेक्ट हो, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे नहीं आता, वो सबसे ऊपर आता है। और मैं तो यही कहूंगी कि चाहे मतलब अगर मैं पार्टिकुलर पर्सन देखूं तो अगर वो बीजेपी में है, पर फिर भी अगर कोई भी पार्टिकुलर पर्सन, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी या किसी भी दल से संबंध रखता हो, अगर कोई विमेन के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल बोल रहा है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं मानती हूँ कि जेएनयू में भी ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप सामने खड़े हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे माँ सरस्वती की पूजा मतलब वंदना का ये चल रहा है, तैयारी चल रहा है। आप खुद बताइए कि यहाँ पे जहाँ पे हम सब मतलब विमेन को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, वहां पे अगर कोई भी दल का नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर आके ऐसा कमेंट करता है तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। मतलब हम लोग इसका कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो में वो पैसे हैं, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? फ्री वीज की जब बात होती है, तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में आप व्यक्तिगत रूप से आप इस चीज के समर्थक हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से फ्री के एजेंडे में कहीं भी किसी भी दल को समर्थन नहीं करता। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आदत हम लोगों को ये दे रहे हैं ना कि आपको फ्री में, जैसे फ्री राशन एक कोविड के समय में सिचुएशन अलग थी। कोविड के समय में सिचुएशन ये थी कि लोगों को खाने की दयनीय स्थिति थी, तो उस समय देना अच्छा था, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब समय बदल गया है, कोविड का दौर खत्म। अब क्या है कि अब फ्री में आप मुफ्त बिजली दे रहे हो, मुफ्त भोजन दे रहे हो, मुफ्त देने की कंडीशन खत्म कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आदमी स्वयं के पैसे से अर्जित चीजों को नहीं करता है ना, तब तक वो मोल उस चीज का नहीं समझेगा। जैसे मान लीजिए मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, तो मैं और उसके बाद जब मैं खर्च करूंगा ना, तो मैं उस पैसे का मोल समझूंगा। फ्री में मुझे 2100 रुपए मिल जाएगा तो मैं उसका मोल क्या समझूंगा? लोग जाके दारू पी लेंगे। अच्छा, इस चीज को लेके बहुत बात होती है कि मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हमेशा होती है। मुफ्त शिक्षा ये अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मुफ्त बिजली ये अनिवार्य नहीं है, मुफ्त राशन ये अनिवार्य नहीं। मुफ्त शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य, आप मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य दीजिए। मुफ्त शिक्षा ये कर देनी चाहिए कि आज भी हमारे गांव में मतलब ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको आज भी मालूम नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय होता है, कोई डिग्री कॉलेज होता है, उनको नहीं मालूम है। तो उनको कम से कम सरकार को ये प्रेरित करना चाहिए कि उनको प्रेरित करे, कि पढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक सरकार की एक और कमेटी बननी चाहिए जो पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे, और तब जाके मुफ्त शिक्षा करके विश्वविद्यालयों में भेजना चाहिए। इसमें हम लोग पक्षधर हैं हमेशा। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा रातों को ही जागता है, इसलिए हमने ये आपको पूरी कवरेज ही रात को दिखाई है। एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो वही चीजें रहेंगी जो अभी है, मतलब एक तरीके से वो रिटेन करेगी अपनी चीजों को। लेकिन अगर भाजपा जीतती है तो क्या बदलता है? देखिए, भाजपा के बदलने से चीजें तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि केंद्र में भी वही है, दिल्ली के अंदर भी अगर वही जीतते हैं तो एक रंग का व्यवस्था बन जाएगी। ये बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी रहेगी तो वही जो चलता है वो है, इसलिए एक तीसरा विकल्प भी है। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि दो एक ही रंग का मतलब केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो उनको ये चीज बड़ा पसंद आ रहा है। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मतलब पार्टी सत्ता में आए दिल्ली में जिसको सेंटर का बैकअप मतलब प्राप्त हो। मतलब वो बीजेपी को इस लिहाज से देखने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत एक्सक्यूज देती है हर चीज के लिए, केंद्र को जिम्मेदार ठहराती है। तो वो सोचने लगे हैं कि 4 साल तो अभी और भाजपा की सरकार रहेगी, फिर वो एक्सक्यूज होंगे, तो क्यों ना डबल इंजन की सरकार, जो हर जहाँ पे भी मतलब भाजपा की सरकार होती है राज्य में डबल इंजन का, तो उसको लोग तो बड़ा अच्छा बाहर कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? एक तो ये है कि दिल्ली के संदर्भ में अगर देखें तो दिल्ली में एक तीसरा इंजन भी है, एमसीडी, और एमसीडी में हम भाजपा को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ऐसा कोई खास परिवर्तन आने वाला है नहीं। जैसा कि एमसीडी में रहते हुए और केंद्र सरकार दोनों में रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, और मैक्सिमम पावर तो वैसे भी वो एलजी के हाथ में ट्रांसफर कर ही चुके थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और डबल इंजन की एक और बात करें तो बाकी देश भर में राज्य जो हैं वहां भी डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। क्या ही है डबल इंजन? डबल इंजन दोहरी लूट है।
तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को दिल्ली बिल्कुल भूल गई है? जिस नेता को पूरा क्रेडिट जाता है, बतौर विपक्ष के नेता भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, फिर बतौर सीएम भी उन्होंने काफी कुछ किया दिल्ली के लिए। आपको लगता है कि कांग्रेस को अब एकदम भूल चुकी है यहाँ की जनता? जी, पिछले 2 इलेक्शन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को उस मात्रा में वोट नहीं मिले, लेकिन अगर आप परसेंटेज के आधार पर वोट देखेंगे कि दिल्ली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो आप उस संख्या को देखेंगे तो अभी भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोगों के मन में अभी भी बसी है। और अगर हम पर्टिकुलरली इस इलेक्शंस के बारे में बात करें, इस जो प्रेजेंट का दिल्ली इलेक्शन है इसके बारे में बात करें, तो इसमें यह कहा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस जो उसका पिछला प्रदर्शन है उससे बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी इस बार। और जो सीटों के मामले में माना जाए तो सीटें नहीं है अभी कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पीछे से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या वो ज्यादा बेहतर होता है कि इतना रिस्क ही ना लिया जाता, और जैसे इंडिया ब्लॉक बना था, साथ में चुनाव लड़े थे, विधानसभा में भी लड़ते तो बेहतर होता, अगर मतलब उस तरीके से अगर गठबंधन बन पाता तो? नहीं, अगर इंडिया अलायंस की तर्ज पे चुनाव लड़ा जाए तो वो तो हमेशा ही बेहतर रहेगा, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी थी और भी 1-2 राज्यों में थी, तो वहां उन्होंने भी साथ नहीं दिया, तो ये पार्टी की मजबूरी होती है सीनियर लीडरशिप की कि भाई हम अलग होके लड़े उनसे। तो क्या संभावनाएं देख रहे हैं सर? मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि कांग्रेस की सीटें 10+ जाएगी इस बार, और बीजेपी भी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी इस बार, भी बीजेपी को सरकार से बाहर ही रहना पड़ेगा। अब बाकी तो अब देखते हैं भविष्य के घर में क्या छिपा है उससे। आपको क्या लगता है केजरीवाल पॉलिटिकली अब उतने मैच्योर हो चुके हैं कि गठबंधन की सरकार चला लेंगे अगर ऐसी संभावना बने? जी, अभी केजरीवाल जी ने अभी तो जो उनका लिमिटेड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे तो नहीं लगता कि वो चला पाएंगे, लेकिन अब पॉलिटिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती है, अनिश्चितताओं का खेल है पॉलिटिक्स, तो सीखते सीखते इंसान सीख ही जाता है कि गठबंधन में नहीं रहना है। कांग्रेस ने अब इतना लंबा काल देखा अपना, पहले गठबंधन की नहीं थी, फिर गठबंधन की सरकार भी बहुत अच्छे से चलाई, तो हो सकता है अगर केजरीवाल में उतनी मैच्योरिटी होगी तो वो चला लेंगे, और नहीं होगी तो अगर वो भी बीजेपी की तरह एक मुश्त कंट्रोल के साथ सरकार चलाना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीका का उनका रवैया रहा है आज तक केजरीवाल जी का कि वो पूरी कंट्रोल में रहकर सरकार चलाना चाहते हैं अगर, तो उस अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि वो कोएलिशन गवर्नमेंट को इतनी अच्छी तरीके से चला पाएंगे। एक चीज, केजरीवाल का एक बयान बड़ा चर्चा में आया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि आपके ही कैंपस के छात्र रहे हैं शर्जिल इमाम, उसमें इन्होंने कहा था कि शर्जिल को गिरफ्तार करने में 2 महीने ले लिए भाजपा ने, अगर हमारी सरकार होती केंद्र में तो हम 2 दिन भी नहीं लगाते। ये आपने खुद एक वजह बताई है कि इस कैंपस को क्यों केजरीवाल की वो खिलाफत करनी चाहिए, क्योंकि शर्जिल इमाम ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। केजरीवाल भी तो वही बात कह रहे हैं जो भाजपा कह रही है, एक ही रंग के हैं दोनों। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, यूनिवर्सिटी की जो परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, तो उनको वो जिस तरीके से कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, डिसेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। यहाँ के स्टूडेंट्स ने किसी का भी अंधा समर्थन नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर तीनों पार्टियां खराब हैं तो आप अपने राइट्स को फिर भी प्रैक्टिस करें, वोटिंग राइट्स को, जो सबसे कम खराब है आप उसको चुन लें, और किसी की पॉलिसी में अगर कोई चीज खराबी है तो वो खुल के इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, सभी को क्वेश्चन करते हैं। तो ये थी हमारी कवरेज जेएनयू से। आप देख रहे थे खबर गांव, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी आकाश। नमस्कार।